स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की आज ये तीसरी सीरीज़ हम लेकर के मौजूद हैं आप सभी के समक्ष। आज हम सभी देखेंगे कि काव्यशास्त्र के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या जिनकी संभावना बराबर बनी हुई है। तो देखते हैं सबसे पहले, रस के संबंध में रसौ वै सह कहकर उसे आनंद स्वरूप किस ग्रंथ में माना गया है। तो इसका जो सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, उपनिषदों में। उपनिषदों में रस के संबंध में कहा गया है, यानी ब्रह्म को रसौ वै सह कहा गया है। तो ये अवधारणा उपनिषदों में है, ध्यान रखेंगे। भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार भट्ट नायक ने रस को क्या कहा है। तो सबसे पहले भरत मुनि का रससूत्र आपको ध्यान रखना है, विभावानुभावे व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। इसी रससूत्र के 4 व्याख्याकार हुए, उसमें भट्ट नायक जी हैं। उन्होंने रस को क्या कहा है? उन्होंने कहा ब्रह्मास्वाद सविध, यानी ब्रह्मानंद सहोदर। तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? भट्ट नायक ने कहा है, और ये भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी कौन माने जाते हैं? ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी आचार्य कौन कौन से हैं? ध्यान रखेंगे, भट्ट नायक, कुंतक और महिम भट्ट। इन तीनों के नाम आते हैं ध्वनि सिद्धांत के प्रबल विरोधी के रूप में, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन कहाँ के विद्वान थे? तो ध्यान रखेंगे, कश्मीर निवासी थे ये आनंदवर्धन जी, और ध्वन्यालोक इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके आधार पर ही ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया है। इसी ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा के पद पर किसे आसीन किया है? तो सभी ने अपने अपने सिद्धांतों की आत्मा बताया हुआ है अलग अलग, कि हमारे सिद्धांत की आत्मा यह है, इस सिद्धांत की आत्मा यह है। इस रूप में ध्वनि सिद्धांत की जो आत्मा है वह तीसरी शब्द शक्ति व्यंजना को माना है आनंदवर्धन जी ने। ठीक है, तो 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं, तीसरी जो शब्द शक्ति है व्यंजना, उसे ही आनंदवर्धन जी ने ध्वनि सिद्धांत की आत्मा के पद पर आसीन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लासेस नया बैच यूपीएलटी, जीडीसी और जीआईसी के लिए चल रहा है। आप सभी हमारे नंबर पर संपर्क करके जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 20 सितंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत उपयोगी हमारे नोट्स का ये सेट आप हमारे नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए बहुत हेल्पफुल नोट्स है ये, ऑर्डर कर सकते हैं हमारे नंबर पर संपर्क करके। देखते हैं आगे इस वन लाइनर की श्रृंखला में कि रस निष्पत्ति की व्याख्या में साधारणीकरण की उद्भावना में किसकी कल्पना शक्ति का योगदान माना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, भट्ट नायक, यानी साधारणीकरण की उद्भावना का श्रेय किसे जाता है? भट्ट नायक को। साधारणीकरण उन्हीं की कल्पना का योगदान है। ठीक है, भट्ट नायक काव्य को शब्द व्यापार मानते हुए 3 व्यापारों का उल्लेख करते हैं। तो काव्य को क्या मानते हैं? शब्दों का व्यापार, और उसके अंतर्गत 3 व्यापारों का उल्लेख करते हैं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा लक्षणा और व्यंजना नहीं, अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ये भट्ट नायक काव्य के 3 व्यापार बताते हैं। रस की प्रतीति को अभिनवगुप्त क्या नाम देते हैं? तो ध्यान रखेंगे, रस की प्रतीति को निर्विघ्न संविद विश्रांति। ये किसी भी रूप में पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में भी कि निर्विघ्न संविद विश्रांति ये किसने कहा है? तो अभिनवगुप्त जी ने रस की प्रतीति के लिए इसे कहा है। इसका अर्थ है कि कवि, नट या सामाजिक जब तीनों विघ्न रहित होते हैं तभी रस की प्रतीति संभव हो सकती है। यानी कोई रचनाकार है, कोई मंच पे नाटक खेल रहा है, या सहृदय यानी सामाजिक जो बैठ करके नाटक को सुन रहा है, अगर विघ्न रहित है, कोई बाधा नहीं हो रही है, कोई आप नाटक देखने गए हैं और व्यवधान नहीं, खटपट की आवाज़ नहीं हो रही, कहीं हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, तो आप रस की प्रतीति बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के विघ्न जब उत्पन्न हो तो नट जो नाटक कर रहा है, जो अभिनेता है, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न होगा। तो विघ्न रहित जब होगा, निर्विघ्न संविद विश्रांति, तभी रस की प्रतीति संभव हो सकती है, अभिनवगुप्त ये कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? बहुत महत्वपूर्ण ये सब पॉइंट्स हैं जो कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में बहुत उपयोगी हैं, पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं ये प्रश्न। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो ध्यान रखेंगे, आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है शुक्ल जी के अनुसार।
आगे देखते हैं, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के अनुसार किसका साधारणीकरण होता है? तो विश्वनाथ जी कहते हैं विभावादि के व्यापार का नाम साधारणीकरण है। तो आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। और उनके अनुसार साधारणीकरण किसे कह सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण किसका होता है? तो नगेंद्र जी ने कहा है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। तो ये नगेंद्र जी के अनुसार आप ध्यान रखेंगे। ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी परीक्षा की दृष्टि से, आप जिसमें हिंदी साहित्य और काव्यशास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ आप इन सभी को तैयार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अभिधा शब्द शक्ति किसे कह सकते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति क्या है? तो इसकी परिभाषा के रूप में आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो इन्हें बेहतर ढंग से पहचान पाएंगे, हालांकि सभी लोग जानते हैं। उद्भट लिखते हैं कि शब्दों का प्रत्यक्ष अर्थ बोध ही अभिधा व्यापार है। जहाँ शब्दों के अर्थ बोध प्रत्यक्ष हो, यानी जो कहा जाए हुबहू वही स्वीकार हो रहा हो, ग्रहण हो रहा हो, वहाँ अभिधा व्यापार होता है, ये उद्भट कहते हैं। और मम्मट लिखते हैं कि शब्द की वह शक्ति जो बिना किसी व्यवधान के मुख्य रूप से गृहीत साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराती है, अभिधा कहलाती है। यानी बिना किसी व्यवधान के जो मुख्य अर्थ है, जो मुख्य संकेतित अर्थ है, वो आप तक पहुंच जाए तो समझिए कि वो अभिधा शब्द शक्ति वहाँ पर काम कर रही है, ये मम्मट कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है? तो पारिभाषिक रूप में आप इसे समझ लें कि मम्मट लिखते हैं कि मुख्यार्थ की अभिव्यक्ति पर बाधा के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध जिस शब्द शक्ति से अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाती है। यानी मुख्यार्थ में बाधा हो रही है, आप मुख्य अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मुख्यार्थ से जुड़ा हुआ कोई अन्य अर्थ लक्षित हो रहा हो, उसका लक्षण आ रहा हो, वह आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाती है। मम्मट ये लिखते हैं। अभी पारिभाषिक शब्द के रूप में आप इसे परिभाषाओं को ध्यान रखें। आगे यदि आप चाहते हैं तो उदाहरणों के साथ हम इस शब्द शक्ति के हिस्से को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पाठ्यक्रमों में लगा हुआ हिस्सा है। व्यंजना शब्द शक्ति किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा है, निर्मला जैन जी की पुस्तक है कि अभिधेयार्थ, निशा अग्रवाल जी की पुस्तक में लिखा है कि अभिधेयार्थ स्पष्टतः कहा जाता है, लक्ष्यार्थ सूचित किया जाता है और व्यंग्यार्थ का ध्वनन संभव है, जो कथित या लक्षित न होने पर भी सहृदय द्वारा समझ लिया जाता है। यानी स्पष्ट कहा न जा रहा हो, कोई लक्ष्यार्थ सूचित न किया जा रहा हो, लेकिन कोई अर्थ ध्वनित हो रहा हो व्यंग्यार्थ रूप में, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति काम करती है, जो कि न कही गई हो न लक्षित की गई हो, फिर भी सहृदय द्वारा, पाठक द्वारा समझ ली जाती है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने व्यंजना शब्द शक्ति के विषय में भी देखा। आगे अनवरत हम ये क्लासेस वन लाइनर के रूप में सारे पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई आप सभी के लिए लेकर के मौजूद रहेंगे। वन लाइनर वाले हिस्से को आप हमारे चैनल पे जितने भी क्लासेस हैं उन्हें ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम वन लाइनर सीरीज़ चलाते हैं। ये अभी लगातार 10 सीरीज चलेगी, आज ये तीसरी श्रृंखला थी। और आप सभी के लिए सूचना कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए हमारे ये नोट्स की जो सेट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए हमारा सुझाव है आप इन दोनों को ले सकते हैं, और यूजीसी नेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उनके लिए रचनाओं पर आधारित हमारा ये नोट्स और हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स जो कि आचार्य शुक्ल, बच्चन और नगेंद्र की पुस्तकों पर बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे अपने पास रख सकते हैं और आप देखेंगे कि ये सारे फैक्ट्स जो कि शुक्ल जी, बच्चन और नगेंद्र से पूछे जाते हैं, वो सब का कलेक्शन आपको एक हैंडबुक के रूप में ये मिल जाएगा और आप इनसे तैयारी अपनी बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। वन लाइनर सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।